नमस्कार, स्वागत है आपका आवाज़ अड्डा में। मैं हूं नीरज और हमने अपने शो का नाम आज रखा है जस्ट चिल। आप सोच रहे होंगे ये क्या नाम हुआ। भाई ये नाम इसलिए हुआ कि पिछले 1.5-2 महीने 3 महीने में आप देखिए तो आप चिल ही कर रहे हैं मार्केट में। इतनी ज़बरदस्त तेज़ी बनती है, बीच में अचानक से किसी को लगता है कि बहुत महंगे हो गए मिड कैप में, तो 1-2 दिन वो लोग उसको गिराने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो फिर से बाउंस बैक करते हैं और मार्केट ऐसे ही अपने हिसाब से बढ़िया चलता हुआ दिख रहा है। कहीं कोई समस्या है नहीं, रैली बनी हुई है सब तरफ में, तो इसलिए हमने सोचा इसका नाम आज रखा जाए जस्ट चिल। आराम करो, तेज़ी है उसका फ़ायदा उठाओ, लेकिन सावधानी भी ज़रूर रखो। ये एम्बेडेड है उसके साथ, ये तो हमेशा जुड़ा रहता है मार्केट में अगर आप हैं। लेकिन हर हफ्ते जब हम शो करते हैं तो हम उन विषयों को टच करने की कोशिश करते हैं कि आपके दिमाग में इस समय क्या चल रहा होगा। कोई ना कोई सवाल होगा, कोशिश करता हूँ कि वो सवाल हल करें, हम उसका जवाब देने की कोशिश करें, जिससे जब अगले हफ्ते आप तैयारी करें मार्केट की तो वो सवाल का जवाब आपके पास होना चाहिए। तो क्या 4 बड़े सवाल इस वक्त आपके दिमाग में चल रहे होंगे, पूरे मार्केट के लोगों के दिमाग में चल रहे होंगे, उनको शो हम लोग हल करेंगे। और ऑन द शो यानी आज शो में क्या है, इसमें 4 पॉइंट्स हैं हमारे पास। पहला तो एक सबसे बड़ा दिमाग में चल रहा होगा कि यूएस में क्या हो रहा है। वहाँ के जो सेंट्रल बैंकर हैं मिस्टर पावेल, उन्होंने गुगली दे दी है। उन्होंने ये कहा कि अभी टाइम नहीं आया रेट कट करने का, देखेंगे, काटेंगे इस साल, लेकिन कब पता नहीं। तो जो मार्च में उम्मीद थी वो जून तक पहुंची। अभी जून की उम्मीद बनी है या डिम हो गई है, क्या हो रहा है यूएस इकोनॉमी में, उसको समझेंगे। साथ ही यूएस में भी बड़ी तूफानी रैली है, इकोनॉमी भी चल रही, मार्केट भी चल रहा है, तो वो क्या हो रहा है इसको समझेंगे। एक सवाल तो ये हो गया। दूसरा सवाल आपके दिमाग में ये होगा, भारतीय बाजारों में एनबीएफसी या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस में कुछ सख्तियां की गई हैं आरबीआई की ओर से। 2 आपको एकदम लेटेस्ट याद होंगे, आईएफएल फाइनेंस और जेएम फाइनेंस। कुछ दिन पहले पेटीएम के खिलाफ भी ऐसी एक सख्ती बरती गई थी। तो दरअसल वहाँ पे क्या प्रॉब्लम है, कितनी चिंता आपको करनी चाहिए, आप इन्वेस्टर हैं तो भी, अगर नहीं इन्वेस्टर है तो भी मार्केट के जानने के लिए, क्या ये एक सिस्टमिक प्रॉब्लम है या कंपनी स्पेसिफिक प्रॉब्लम है और प्रॉब्लम क्या है, ये समझेंगे। तीसरा पॉइंट होगा कि मिड और लार्ज कैप की बहुत ज़्यादा मतलब 2 कैंप बन गए मार्केट में। एक कैंप कहता है कि मिड कैप बहुत भाग गए हैं, स्मॉल कैप और ज़्यादा भाग गए हैं, उनको नीचे आना चाहिए, लार्ज कैप चल नहीं रहे, अभी नहीं चल रहे हैं तो मैं क्या करूं, लेकिन उनका दर्द है तो उसको रिस्पेक्ट करना चाहिए। तो क्या कोई आर्बिट्राज है क्या इनके बीच में, क्या आप इससे निकल के उसमें चले जाएँ या उससे निकल के इसमें चले जाएँ, इसको समझेंगे। और चौथा और आखिरी है IT स्टॉक्स, क्या करना है उसमें, खरीदना है, बेचना है, दूर रहना है। क्योंकि इंडिया और यूएस के जो IT स्टॉक्स हैं उनमें एक अजीब तरीके की तेज़ी है। हालांकि यूएस में एक अकेला सब पर भारी पड़ रहा है और उसी ने सबको टांग रखा है, उसका नाम है एनवीडिया। इतनी ज़बरदस्त रैली शायद यूएस में पहली बार किसी ने देखी होगी कि रिजल्ट के दिन वो स्टॉक एक नए रिलायंस को जन्म दे देता है। 24-20 लाख करोड़ का मार्केट कैप बढ़ता है। क्या वो ठीक है रैली? एआई का जो पूरा एक फ्रेंजी चल रही है वो जस्टिफाइड है, वहाँ का मार्केट जस्टिफाइड है कि नहीं है? आईटी ड्रिवन रैली। और भारत में भी हम लोग कह रहे हैं कि आईटी नहीं चल रहा, लेकिन आप देखिए टीसीएस को या आप मिड कैप आईटीज को देखिए। तो आईटी स्टॉक्स में क्या करना सेक्टोरली, इस पर भी हम लोग बातचीत करेंगे। 1 बाय 1 टॉपिक लेंगे, आपस में मिक्सअप नहीं करेंगे। पहला टॉपिक होगा कि यूएस में क्या हो रहा है, इस पर हम लोग बातचीत करेंगे इस पूरे शो के दौरान। 3 हमारे विशेष मेहमान हैं। गुरमीत चड्ढा, आप बहुत अच्छी तरह से परिचित हैं, कंप्लीट सर्कल के सीआईओ फाउंडर हैं। साथ ही अनुराग सिंह यूएस से हमारे साथ जुड़ते हैं, एनसिट कैपिटल के पार्टनर और सीआईओ हैं। और हमारे एक नए दोस्त, नए मित्र इस शो में आज पहली बार हमारे साथ जुड़ रहे हैं, अमित कुमार गुप्ता, जो फिनट्रक कैपिटल के फाउंडर हैं। अमित जी, आपका विशेष स्वागत है। आप पहली बार हमारे शो में, उम्मीद करते हैं आपको बहुत मज़ा आएगा, फिर आप हमारे साथ हमेशा जुड़ते रहेंगे। तो जैसा हमने कहा कि पहला टॉपिक है हमारा, यूएस में क्या हो रहा है, ये अनुराग जी समझाएंगे, क्योंकि सब कुछ उधर से ही होता है गड़बड़। अभी देखिए गुगली मार दी पावेल जी ने, मार्च के बाद जून, अभी जून में पता नहीं क्या होगा, नहीं होगा, होगा कि नहीं होगा, और क्या हो रहा है। अनुराग जी, क्या हो रहा है ये यूएस में? नीरज जी, एक तो आप फेलो 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 पैनल मेंबर्स को नमस्कार, और गुरमीत जी को सत श्री अकाल। सो तो नीरज जी देखिए, सब कुछ डिपेंड करता है कि उम्मीदें क्या थी। तो कुछ हद तक मार्केट ने ज्यादा उम्मीदें जगा ली थी, और ये 5 और 6 रेट कट्स की तो देखिए उम्मीद गलत थी। बट एंटिसिपेशन ये था कि इन्फ्लेशन बहुत तेजी से नीचे आ जाएगा, फेडरल रिजर्व स्टैंड को स्लो कर देगा, और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस में भी जो खतरा आ रहा है। अब कल न्यूयॉर्क कम्युनिटी बैंक पे काफी उलटफेर हो गया।
उसको देखते हुए फेडरल रिजर्व का स्टैंस एक्सपेक्टेशन से थोड़ा जल्दी नीचे आ जाएगा। मेरा मानना थोड़ा सा उससे अलग है, और मार्केट का एक बड़ा कैंप अब समझने लगा है और इस बात को मानता है कि वो जल्दबाजी नहीं करेंगे, और आई थिंक वही सही स्टैंस है। और देखिए, जल्दबाजी की जरूरत क्या है? इकोनॉमी आपका 3 से 4% के बीच में ग्रो कर रही है, विच इज वेरी गुड नंबर फॉर अ यूएस इकोनॉमी ऑफ दिस साइज। और एम्प्लॉयमेंट मार्केट भी, अनएम्प्लॉयमेंट 3.7 पे बना हुआ है, विच मीन्स लेबर मार्केट स्ट्रांग है। और लेबर मार्केट स्ट्रांग है तो कंपनीज की अर्निंग्स भी बनी हुई है। तो किसी किस्म की स्लो डाउन की जो गुंजाइश है वो नहीं है। अगर कहीं इधर उधर बैंक्स में कोई प्रॉब्लम आती है तो दे हैव वेज टू कंटेन इट। तो उन्होंने फंड्स ऑलरेडी बना दिया है जिस फंड से बैंक्स बोरो कर सकते हैं। सो बट आई थिंक एक चिंता हट जाना कि अब पीक पर है। कल पॉवल साहब ने एटलीस्ट ये जरूर कहा कि जो उनका फंड्स रेट है वो दिस इज प्रॉब्ली एट द पीक। सो अब वो यहां से आगे नहीं जाएंगे, और अब नेक्स्ट जो मूव होगा वो कट होगा। तो ये आई थिंक बड़ा मार्केट को रिलीफ देता है कि नेक्स्ट मूव इज अ कट। एंड मेरा सेंस है कि मार्केट में अबाउट 2 से 3 कट्स इस साल आ सकते हैं। हो सकता है वो पहला कट अबाउट जून मीटिंग में नहीं तो जुलाई मीटिंग में दे दें, लेकिन उसके बाद फिर 2-3 महीना रुक जाए और फिर आराम से अगला 25 बेसिस पॉइंट कट दे। सो 2 से 3 से ज्यादा उम्मीद नहीं करनी चाहिए, और उसकी जरूरत भी नहीं है। और तकरीबन ये नजरिया है अनुराग, नीरज। एक चीज मुझे बताइए, किस बेसिस पे आप कह रहे हैं कि 2 कट भी होनी चाहिए? हाँ। पहले 4 की 6 की सब एक्सपेक्टेशन लगाए थे, वो खिसकते खिसक, मेरे को ये आप समझाओ कि बेसिस क्या है। देखिए, आपके यहाँ की ग्रोथ एनुलाइज बेसिस पे 2.5% की है ना, क्वार्टरली और हाई आ रही है। जॉब हम्म। मार्केट बहुत स्ट्रांग है, कंजम्पशन बना हुआ है, क्रूड कंट्रोल में है, तो क्यों करना चाहिए रेट कट? हम्म। तो नीरज, इसमें अगर उनके डॉट प्लॉट्स पे जाएं और उस पे हम उनका ट्रैक देखें, सो विच इज द बेस्ट केस सिनेरियो दे एक्सपेक्ट। तो उन्होंने ये नहीं कहा कि इस साल के एंड तक इन्फ्लेशन 2% ही आएगा तो ही हम कट करेंगे। पवल साहब भी रिपीटेडली ये कह रहे हैं कि वी डोंट वांट टू वेट जब इन्फ्लेशन 2 हिट करें तो ही हम कट करें, बट वी वांट टू सी अ फॉलिंग ट्रेंड। अब इस साल के एंड तक का प्रोजेक्शन है कोर पीसीई पर 2.4, अगले साल 2025 के एंड पर 2.2 का प्रोजेक्शन, विच मीन्स they are not waiting for it to come to 2% to provide the rate cuts. दूसरा लॉजिक ये है नीरज कि एक बिटवीन इन्फ्लेशन एंड योर इंटरेस्ट रेट्स, उसको बोलते हैं रियल रेट्स, वो करीब 1 से 1.5% रहना चाहिए। ऑन अ लॉन्गर टर्म बेसिस तो वो 0.5 से 1% भी काफी है जो फेड के प्रोजेक्शंस में है। अगर आप अभी देखें तो इन्फ्लेशन अबाउट, अगर हम उसको 3% भी मान लें, तो अबाउट तो भी रेट कट 5.5 में 2.5% का फर्क है। इसको एटलीस्ट नीचे लाने की गुंजाइश है, विच मीन्स क्योंकि रियल रेट ही तो है जो मार्केट को इम्पैक्ट करता है। तो दैट्स व्हाई दिस इज द रीजनिंग नीरज के दे डोंट नीड टू बी अनयूजुअली हाई फ्रॉम द इन्फ्लेशन रेट। सो दैट्स व्हाई 2 से 3 रेट कट्स का गुंजाइश बनती है। मुझे लगता है 2 होंगे, बट 3 भी हो सकते हैं। रियल रेट चूंकि बहुत गैप बहुत ज़्यादा है इसमें। गुरमीत जी, आपको लगता है कि 2 रेट कट होंगे, या ऐसे लगता है कि ऐसे करके करते टाइम पास हो जाएगा कि कुछ नहीं होगा? देखिए हाँ, अनुराग जी ने एक बहुत अच्छी बात बोली। आई थिंक क्वेश्चन अब ये है कि किस स्पेस पे लूजनिंग होगी, और डिबेट ये है कि किस स्पेस पे लूजनिंग करेंगे। उनका एक स्टेटमेंट जो अगर आपने कल देखा हो, उन्होंने बोला कि दोनों रिस्क है, रिस्क ऑफ कटिंग टू अर्ली हम्म, एंड रिस्क ऑफ कटिंग टू लेट। हम्म, तो कहीं ना कहीं एक रियलाइजेशन है, क्योंकि एक लैग इम्पैक्ट होता है यूएसडी रेट हाइक्स का। और 11 रेट हाइक अनप्रेसिडेंटेड है, लेट का लेवल है। अभी हमने देखा कल एक और रीजनल बैंक में शेयर प्राइस राउट हुआ, तो पुरानी यादें ताज़ा हो गई सिलिकॉन वैली बैंक की और रीजनल बैंक्स की। दूसरा, अगर आप उनका डेटा देखेंगे तो थोड़ा सा ना, हाउसिंग मार्केट अगर आप देखेंगे तो बिल्कुल फ्रोजन सा है। लो हाउसिंग सेल्स घट रहा है, लग्जरी बढ़ रहा है। नंबर ऑफ सेलर्स, एक जो इंडेक्स को ट्रैक करते हैं, वो सडनली 18% जंप हुआ है दिसंबर के बाद, क्योंकि मॉर्गेज रेट थोड़ा सा नीचे आया है। 30 ईयर मॉर्गेज रेट 8% पहुंच गया था, अभी वापस 6.70। अनुराग जी शायद ज्यादा बता पाएंगे। तो कोई भी नहीं चाहता कि पुराने रेट्स को छेड़ा जाए, जो उनके पुराने चीपर रेट्स हैं। और लेबर मार्केट में अभी भी सिचुएशन टाइट है, डिमांड ज्यादा है जो लोअर एंड है। तो मिक्स इकोनॉमिक डेटा है, और कहीं ना कहीं कई बार कोई क्रेडिट इवेंट बता के नहीं आता है, सिर्फ सिग्नल्स देता है। और ये सिग्नल्स आते हैं और सारे रिस्क एसेट्स ऊपर हैं, चाहे
क्रिप्टो है, चाहे गोल्ड है, बहुत कम होता है जब आपके सारे एक साथ मैंने गोल्ड, इक्विटी सबको एक साथ हाई बनाते हुए बहुत कम देखा है। तो मुझे लगता है कि रेट कट्स होंगे और एक स्टेज के बाद मार्केट ये देखना चाहता है कि लूजिंग किस किस पेस पे होना चाहिए। आई थिंक हमें 1 आध महीने में और इस पे क्लैरिटी मिलेगी और माइंड यू इस साल यूएस में भी इलेक्शंस हैं। जो बड़े दावेदार हैं वो साफ बोल रहे हैं कि हम रिपीट ही नहीं करेंगे फेड चेयर को। तो हम भी बोल सकते हैं कि फेड इंडिपेंडेंट होता है और सेंट्रल बैंक इंडिपेंडेंट होते हैं। पर थोड़ा-सा पॉलिटिकल प्रेशर रहता है, माइंड यू इलेक्शन ईयर है। तो मेरा मानना है कि 2 या 3 रेट कट होने के अच्छे आसार हैं सेकंड हाफ में। 2 या 3 रेट कट के अच्छे सर। एक सवाल ज़रा मतलब पहले अनुराग जी से। अनुराग जी, क्या जो जितने रेट हाइक्स लिए हैं यूएस फेड ने, वो सब प्ले ऑफ हो गए? ओ, ये तो बहुत डिफिकल्ट है नीरज जी, कभी भी कहना कि वो प्ले अप हो गए हैं। हाँ। लार्जली बिकॉज एक तो यहाँ पर बिकॉज सारा मॉर्गेज फिक्स्ड रेट पर ही होता है, हम्म, तो ये एक रीजन भी रहा है कि रेट हाइक्स उतना स्ट्रांगली पर्कुलेट नहीं हुआ इकोनॉमी में। हम्म, बिकॉज आपका अबाउट पूरा मॉर्गेज का 70% रीफाइनेंस हो गया था, हम्म, विच मीन 70% ऑफ द मार्केट, और एक्चुअली टुडे 80% ऑफ द मार्केट इज बिलो 4%। हम्म, तो ये जो 7-6% के रेट है, ये वो उस 80% को फर्क डाल ही नहीं रहे हैं। हाँ, थोड़ा लॉकडाउन मार्केट लॉकआउट हो गया है थोड़ा, बिकॉज सेलर्स नहीं आ रहे हैं, बट अल्टीमेटली जो रिफ्लेक्ट कर रहा है मार्केट, वो ऑटो लोन्स के थ्रू कर रहा है एंड अदर अदर इन अदर वेज कर रहा है, अदर स्मॉल लोन्स में कर रहा है। हाँ। बट लास्टली ये भी एक इस बार कंपेयर टू लास्ट टाइम 2008 के नजरिए के हिसाब से देखें तो ये एक फर्क रहा है। तो आई डोंट थिंक प्ले आउट हो गया है। दैट्स वेयर आपका वो पहला सवाल हम्म, कि उनको they don't need to wait till 2% because accidents can happen, so they need to keep the real rate in mind and उसको घटाना शुरू करना पड़ेगा उनको अभी, और वो कर देंगे। That's the reason कि they should start putting the brakes. ओके। गुरमीत, आपने कहा कि गोल्ड भी चल रहा है, बिटकॉइन भी चल रहा है, मार्केट भी चल रहा है, तो सबका साथ सबका विकास हो सकता है ना? नहीं हो सकता? ये जब होता है तो टिपिकली पुराना एक्सपीरियंस अच्छा नहीं है यूफोरिया का। हाँ, और मुझे ऐसा लगता है कि यूएस इकोनॉमी में स्ट्रेस पॉइंट्स हैं। हाँ, थोड़ा-सा हम अपने देश को ज़रूर वैल्यूएट करते रहते हैं। वहाँ पे आप देखिए मार्केट कैप टू जीडीपी कुछ कुछ और ही है और थोड़ा-सा मुझे लगता है केयरफुल होना चाहिए। बट जैसा जैसा मैं ये पहले भी बोल चुका हूँ, ये साल बॉन्ड भी अच्छा रिटर्न देगा। आप अगर थोड़े सेंसिबल हैं हम्म, और थोड़ा-सा रिटर्न एक्सपेक्टेशन रीसेट कर सकते हैं। देखिए रेट कट्स लगभग हर देश में होने वाला है। हम्म, आप आर्ग्यू कर सकते हैं 6 महीने, 9 महीने, साल, रेट कट होने वाला है। यील्ड यूएस में 4 के ऊपर है, इंडिया में 7 के ऊपर है। अगर नीचे आती है 50 से 100 बेसिस पॉइंट्स, ठीक-ठाक मार्क टू मार्केट गेन बनेगा। मैं इक्विटी फंड मैनेजर हूँ, फिर भी ये बात बोल रहा हूँ, हम्म। रिस्क रिवॉर्ड बहुत अच्छा है बॉन्ड में और थोड़ा-सा एक्सपेक्टेशन रीसेट करने की ज़रूरत है। ये बहुत बहुत अननेसेसरी एक्सपेक्टेशन सेट हो रहा है मार्केट में। बस मुझे यही खतरा लगता है फिलहाल। मनीष डांगी भी यही कहते हैं कि बॉन्ड में अच्छा पैसा बनेगा, जबकि वो भी फंड मैनेजर हैं। अमित जी, यूएस को हम लोग बार बार इसलिए ट्रैक करते हैं क्योंकि हम लोग की लाइफ में असर डालता है, रोज सुबह उठ के देखना ही पड़ता है। अब वहाँ तो जो स्थिति बन रही है कि मार्केट भी चल रहा है, गोल्ड भी चल रहा है, पैसा खूब है, जॉब मार्केट भी बढ़िया है। आपको क्या लगता है कि यूएस का देखने का हम लोगों का नज़रिया क्या होना चाहिए? आप कैसे अपनी रिपोर्ट जब बनाते हैं तो उसमें यूएस को कितनी रिस्क आउटिंग देते हैं? देखिए नीरज जी, इसमें ये बहुत रेयर होता है कि सारी एसेट क्लासेस एक साथ चले, जो कि अभी हो रहा है कि इक्विटी भी चल रही है, गोल्ड भी चल रहा है, बिटकॉइन भी चल रहा है और बॉन्ड मार्केट्स भी चल रहे हैं। लेकिन अभी जो प्रॉब्लम है वहाँ पे ये है कि वहाँ पर काफ़ी डाइवर्जन है इवन इन इक्विटी मार्केट्स। अगर आप इक्विटी मार्केट्स भी देखें, जो टॉप 7 हम कहते हैं, वहीं से सारी रिटर्न्स आई हैं। और अगर पिछले 3-4 हफ्ते का रिटर्न्स हटा दें तो स्मॉल कैप इंडेक्स एक्चुअली 52 वीक लो पे था। तो वहां पर भी बहुत ज्यादा डाइवर्जन है और काफी ऐसे इन्वेस्टर्स भी हैं जो कि स्मॉल कैप में इन्वेस्ट करते हैं लेकिन उन्होंने रिटर्न नहीं बनाई है। तो मुझे लगता है कि वो थोड़ा वहां पर सेंटिमेंट जो है वो मिक्स्ड है। वो हेडलाइन नंबर्स या हेडलाइंस हमें देखकर लगता है कि काफी पॉजिटिव है सेंटिमेंट, और एक सेक्शन ऑफ इन्वेस्टर्स हैं भी, स्पेशली जो इंडेक्स इन्वेस्टर्स होते हैं वहाँ पे पैसिव इन्वेस्टिंग क्योंकि वहाँ पर काफ़ी बड़ी है। तो उन्होंने काफ़ी पैसा बनाया है क्योंकि वो वन वे रैली हुई है फ्रॉम लास्ट ईयर।
लेकिन यूएस में स्ट्रेस पॉइंट्स हैं, हाउसिंग में है, जो लोन्स की रीफाइनेंसिंग हो रही है उसमें प्रॉब्लम्स हैं, जो यूज्ड कार्स का इन्फ्लेशन था वो बिल्कुल क्रैश कर चुका है, ऑलमोस्ट हाफ प्राइसेस पे आ गए हैं। टेस्ला जो प्राइस पे यूज्ड कार बिक रही थी 2022 में, उसकी आधी आ चुकी है। सो काफी ऐसे पॉइंट्स हैं जहाँ पे स्ट्रेस है, और वो एक मार्केट थोड़ा लॉकआउट हो गया है कि सेलर्स नहीं है और बायर्स बहुत ज्यादा हैं। तो वो स्ट्रेस एक्चुअल में एक क्रेडिट इवेंट में कन्वर्ट होगा या नहीं, ये कहना बहुत मुश्किल है। हो सकता है हो सकता है ना हो, और कब होगा ये तो प्रिडिक्ट करना, टाइमिंग बहुत ही मुश्किल है। लेकिन वो एक स्ट्रेस पॉइंट है और उस पर हमेशा नजर रखनी चाहिए। अदरवाइज जॉब मार्केट्स काफी डिसेंट है इस टाइम पे, और अगर इन्फ्लेशन कुछ अगले 3-4 महीने में कंट्रोल में रहता है, तो मुझे लगता है कि रेट कट डेफिनेटली इस साल होगा। जून में एक्सपेक्टेड है, बट हो सकता है थोड़ा आगे भी बढ़ जाए। बट इन्फ्लेशन थोड़ा देखना पड़ेगा, क्योंकि अभी रेड सी का जो क्राइसिस हुआ है उसकी वजह से शिपिंग रेट्स ऑलमोस्ट डबल हो गए हैं पिछले 3 महीने में। तो वो इन्फ्लेशन अगर कंट्रोल में रहता है, क्रूड थोड़ा कंट्रोल में रहता है, तो मुझे लगता है रेट कट इज द क्वाइट अ पॉसिबिलिटी। देखिए, क्रूड तो अभी कंट्रोल में रहेगा, जब तक बाइडेन जी का चुनाव नहीं हो जाता तब तक क्रूड बढ़ने नहीं देंगे, पॉलिटिकली उसको मैनेज किया जा रहा है। लेकिन आपने जो बात की ना, मैं इस पर आपसे काउंटर क्वेश्चन मेरा ये है कि जेपी मॉर्गन ये कह रहा है कि मार्केट में बबल है। अभी 2 दिन पहले उन्होंने बात बोली है। गोल्डमैन सैक्स, मॉर्गन स्टैनली ये सब कह रहे हैं कि यहाँ से बहुत बड़ी रैली 5400 तो कम से कम जाएगा S&P। दोनों के बीच में बहुत फंडामेंटल डिफरेंस है। अब ये बात सही है कि उसमें अगर वो मैग्निफिसेंट 7 को हटा दें तो वो रैली है ही नहीं फिर वो, और उसमें भी एक केवल जो 100% चला है एनवीडिया, उसने पूरे मार्केट को ड्राइव करके रख दिया है। तो क्या ये रैली वाकई सिर्फ इंडेक्स मैनेजमेंट टाइप का दिख रही है, ब्रॉड बेस नहीं है रैली, इसलिए डरना चाहिए लोगों को? जेपी मॉर्गन की बात सही है? इसमें एक डाइवर्जेंट पॉइंट ऑफ व्यू है। एक पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि निविडिया अभी और ज्यादा चल सकता है यहाँ से भी, क्योंकि एआई में जो चेंजेस हो रहे हैं, जिस स्पीड से चेंजेस हो रहे हैं, निविडिया खुद जो R&D कर रहा है, तो देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि वो एआई ड्रिवन रैली जो है वो इंडेक्सेस को और ज्यादा और ज्यादा और तेजी करे, और जो 5400-5500 के टारगेट्स आ रहे हैं, इवन दैट इज पॉसिबल बाय इलेक्शंस। दूसरा पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि जो बेस जो टॉप 7-8 स्टॉक्स है जो कि मेजरली जिन्होंने रिटर्न दी हैं, वो रुक जाए, और जो स्मॉल कैप मिड कैप्स अभी तक नहीं चले हैं वो कैचअप करें। वो थोड़ा एक डाइवर्जेंस है व्यूज में, और इवेंचुअली वो मार्केट पे देखना पड़ेगा कि कौन सा व्यू सही होता है। बट अभी जो मार्केट कंडीशंस है और मार्केट ओपिनियंस है वो इन दोनों चीज पे इक्वली डिवाइडेड है। आई डोंट थिंक कि कोई बहुत ज्यादा बियरिश कैंप में है यूएस मार्केट्स को लेके। ओके, अनुराग जी, आपके पास टेस्ला कार है क्या, या आप अभी फोर्ड वाली चलाते हैं, डीजल वाली? नीरज जी, मैं तो डीजल डीजल तो नहीं, खैर वो पेट्रोल पे ही चलती है। लेकिन आई एम अ लेट अडॉप्टर ऑन टेक्नोलॉजी, कि वो टेक्नोलॉजी जब जितना लेट अडॉप्ट करो उतना वो एफिशिएंट होती है और उतना ही वो आपको मुनासिब रेट्स पे मिलती है। इस तो ऑफ कोर्स मैं अभी प्लान भी नहीं कर रहा हूँ कभी टेस्ला खरीदने का। अच्छा, इसीलिए तो टेस्ला गिर रहा है, इसीलिए एप्पल गिर रहा है, क्योंकि आप लोग टेक्नोलॉजी से दूरी बनाए हुए हैं। आप पता है कि एप्पल के फ़ोन नहीं बिक रहे हैं, बेचारे की बिक्री गिर गई है। और आपने अगर सही समय पे मुझे और गुरमीत जी को और अमित जी को बता दिया होता कि एआई वाले में पैसा लगाओ एनवीडिया में, तो आज हम लोग कितने पैसे कमा लेते। आपने लगाया कि नहीं एनवीडिया में? नहीं, देखिए, ये एक वो जो 7 स्टॉक्स थे ना, वो हाँ, मैग्निफिसेंट 7 का तो हाँ। अब छटनी होकर के सुपर 6 एंड क्रेजी 5 से अब सुपर 4 हो गया है। तो टेस्ला देखिए, टेस्ला का 22% चाइना से आता था, एप्पल की 20% सेल्स चाइना में होती थी। तकरीबन ये है कि वहां पर द राइज ऑफ BYD इज पुशिंग टेस्ला आउट। सो वो 20% सेल्स में प्रॉब्लम है। प्लस यही नहीं, सिर्फ स्टारबक्स ले लीजिए, एस्टे लॉडर देख लीजिए, कॉस्मेटिक कंपनीज लुई वुइटन देख लीजिए, तो इन सब में खतरा है। सेम स्टोरी विद एप्पल, तकरीबन लग रहा है कि दे विल पुश आउट एप्पल, हुआवी विल पुश इट आउट। तो वो 20% मार्केट हिलने से फर्क पड़ता है किसी को भी। बट मल्टीपल्स अभी भी एप्पल के मल्टीपल्स 26 पर है। आई अंडरस्टैंड 26 इज नॉट ऑल्सो वेरी चीप मल्टीपल, बट फॉर अ कंपनी लाइक एप्पल इट्स ओके। टेस्ला स्टिल थोड़ा ऊपर है, नीचे जा सकता है, बट ब्रॉडली अगर आप देखें तो अब मार्केट इज कमिंग टू सेंस कि किस कंपनी को कितना वैल्यूएशन देना है। हाँ, थोड़ी क्राउडिंग आउट हो गई है। अब मैंने बात सुनी अमित की,
ऊपर जा सकता है, नीचे जा सकता है, स्टॉक जा सकता है। उस पर डिबेट करना अलग है, बट एनवीडिया इज स्टिल $80 बिलियन सेल्स कंपनी। अब पूरी दुनिया पे तो कब्जा नहीं कर लेगा ना, मतलब हो गया 2.2 ट्रिलियन का वैल्यूएशन। आई मीन आई अंडरस्टैंड, बट दिस इज द पॉइंट, व्हेन आई से के आई वांट टू बी a year too early to exit rather than a day too late। तो वो ठीक है, बट एक फ्रेंजी पे एक लिमिट से आगे नीरज जी वो पार्टिसिपेशन करना गलत है। तो वो मैं रेकमेंड नहीं करूंगा कहीं भी। बट अदरवाइज मार्केट ठीक है। कोई कह रहा है कि मार्केट बहुत बुलिश जोन में है, आई मुझे तो ऐसा नहीं लगता, क्योंकि वी आर स्टिल प्लेस्ड इन प्रोडोमिनेटली द अदर सेक्शन ऑफ द मार्केट जी। विच विल रिबाउंड। गुरमीत सर, एक बहुत छोटा सा एक्सप्लेनेशन आपकी चाहिए, ये बहुत सीरियस क्वेश्चन है। देखिए, गुरमीत जी को टेस्ला अभी भी महंगा लगता है, जो अपने आप में 27% केवल 2024 में गिर चुका है। बेचारा परेशान है कि कैसे सस्टेन करें, वो अपना बिजी रहते हैं एक्स में ही केवल। दो चीज़ें इसमें मैं एक्सप्लेनेशन आपसे चाहता हूँ। देखिए, एक तरफ टेस्ला का गिरना ये दिखाता है कि जब 7 साल बाद दूसरी बैटरी लगवाने गया आदमी, तो उसको समझ में आया गुरु भी बहुत महंगी गाड़ी है ना, अभी थोड़ा समझ में नहीं आ रहा उसके। एप्पल इसलिए गिर रहा है क्योंकि वो जो चाइना ने उसको हिट दिया है ना, वो ये कह रहे हैं कि रिफर्बिश्ड फ़ोन भी आप डिस्काउंट पे जितना चाहो बेचो, बट बेचो। और उन्होंने अपनी वो ईवी वाली जो ऑटोनोमस कार में तो आईडी ड्रॉप कर दिया। ये एक बड़े शिफ्ट है ये। आपको लगता है कि ये एक बहुत बड़ा चेंज है और इसी का आर्बिट्राज एआई वाला ले गया एनवीडिया? कुछ हद तक आर्बिट्राज होता है, एनवीडिया पैसा चेज भी करता है जहाँ पे फ्रेंजी होता है, हमने देखा है वो मार्केट में। दूसरा, मुझे मेरा ये मानना है कि थोड़ा सा कई बार काउंटर सिक्लिकल होना चाहिए मार्केट में, कुछ पार्ट पोर्टफोलियो का। मैं नहीं कह रहा हूँ कि आपको पूरा काउंटर सिक्लिकल होना चाहिए, कुछ पार्ट होना चाहिए। अब देखिए, आईटी को कोई टच ही नहीं कर रहा था लास्ट से। इंफोसिस 1100 में भी महंगा लग रहा था, एचसीएल 1000 में भी महंगा लग रहा था। सिमिलरली अभी कोई केमिकल्स को टच नहीं करना चाह रहा था, सडनली आप देखिए टाटा केमिकल और आरती में बहुत अच्छा मूवमेंट आया। और हमें ये डिफाइन करना चाहिए, ये अच्छा बिजनेस है, टेम्पररी प्रॉब्लम है, कि अच्छा बिजनेस है और स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम है। तो मेरा ये मानना है कि टेस्ला का जो साइबर ट्रक है, जो मेरा रिव्यू, मुझे लगता है बहुत अच्छा प्रोडक्ट है और काफी अच्छा मूव करेगा। और चाइना में हमेशा स्लो डाउन नहीं रहना है। बहुत कुछ चाइनीज गवर्नमेंट भी करेगी, चाहे वो एप्पल की सेल्स है, चाहे चाहे कुछ हद तक टेस्ला की सेल है, और बढ़ रहा है। एक एक इसमें टोयोटा का एक बहुत अच्छी थ्योरी आई है अभी 1690। वो ये कहते हैं कि अगर एक ईवी अगर आप बना रहे हैं, तो उसी रॉ मटेरियल से आप 6 हाइब्रिड बना सकते हैं जो प्लग इन है, और 90 हाइब्रिड बना सकते हैं जिनको प्लग इन की जरूरत ही नहीं है। तो टोयोटा कह रहा है कि फ्यूचर हाइब्रिड है, और जो कार्बन प्रिंट है वो ओवर अ लाइफ टाइम देखेंगे, आप इमीडिएटली देखेंगे हाइब्रिड का बेटर है, कम कार्बन प्रिंट करेगा ईवी से। तो अगर हाइब्रिड एज अ टेक्नोलॉजी अडॉप्ट हो जाती है, और ये टेस्ला की थ्योरी सही, ये टोयोटा की थ्योरी सही है, तो मुझे लगता है टेस्ला पे काफी बड़ा इम्पैक्ट, या किसी भी ईवी पे बहुत बड़ा इम्पैक्ट। परफेक्ट। अच्छा, अब मैं आता हूँ अपने दूसरे टॉपिक पे, जो बहुत सारे इन्वेस्टर्स को, ट्रेडर्स को, मार्केट पार्टिसिपेंट को परेशान कर रहा है। ये जो अभी लास्ट वीक आपने देखा कि 2 फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के ऊपर आरबीआई ने सख्ती करी, आईएफएल फाइनेंस और जेएम फाइनेंस के ऊपर। उससे थोड़े दिन पहले पेटीएम पे भी ये हुआ। गुरमीत जी, चूंकि आप बैंकर रह चुके हैं और बहुत डीपली इस इंडस्ट्री को समझते हैं, ये क्या एक सिस्टमिक प्रॉब्लम है या वन ऑफ प्रॉब्लम थी? कितनी सीरियसली इसको समझना चाहिए? देखिए नीरज जी, प्रॉब्लम वन ऑफ नहीं है, और आई थिंक आरबीआई पुरानी एक्सपीरियंसेस से लर्न कर रहा है। आप देखिए, आप उसको पीसमेल मत देखिए, पूरा लिंकेज है। पहली चीज आरबीआई ने जो बोला था, जब उसने रिस्क वेट बढ़ाया था पर्सनल लोन का, वो लिंकेज से थोड़ा सा परेशान था बैंक एनबीएफसी का जो लिंकेज है। तो पहले उन्होंने रिस्क वेट बढ़ाया अनसिक्योर्ड लोन पे। उसके अलावा वो कुछ पॉकेट्स में यूफोरिया से परेशान था। तो जो जो फॉर एग्जांपल गोल्ड लोन है, वहाँ पे जो लैप्सेस दिखे वो एक तो प्योरिटी और वेटेज को देखे। दूसरा, बहुत ज़्यादा कैश डिसबर्सल हुआ गोल्ड लोन में अगेंस्ट, जो कि लिमिट से ज़्यादा है, जो कि आईएफएल के केस में हुआ। जेएम के केस में आईपीओ फाइनेंसिंग में उन्होंने देखा कि कुछ एक सर्टेन आईपीओस में और प्राइमरी इश्यूएंसेस में कॉमन ग्रुप ऑफ इन्वेस्टर्स को लेवरेज दे रहे थे, और उससे प्राइसेस जो हैं, फेयर प्राइस डिस्कवरी नहीं हो रही थी। अगर आप इतना लेवरेज करेंगे और एसएमई और स्मॉल आईपीओस में करेंगे, तो ऑब्वियसली प्राइस डिस्कवरी में प्रॉब्लम आएगा। इससे पहले उन्होंने बैंक को किया था, एचडीएफसी बैंक को क्रेडिट कार्ड, न्यू क्रेडिट कार्ड के लिए 8-9 महीने का बैन किया था। डिजिटल सर्विसेज के लिए 1 साल से ऊपर का बैन। कोटक महिंद्रा में बाहर के सीईओ के लिए आरबीआई ने बहुत स्टफ स्टांस लिया, इंटरनल कैंडिडेट्स। तो आई थिंक ये पूरा बैंकिंग सिस्टम की बेनिफिट बेहतरी के लिए है। कोई भी रेगुलेटर, और यहाँ पे रेगुलेटर प्रोएक्टिव है। एक जरूर चीज हो रही है, मार्केट पे एक चीज लगती थी कि एनबीएफसीज में रेगुलेटरी आर्बिट्राज है।
कि तभी आप एनबीएफसीज को 6-7 का मल्टीपल देते थे और बैंक को 3-4 का देते थे। मुझे लगता है उस थीसिस को थोड़ा-सा रिविज़िट करना पड़ेगा। आरबीआई बड़ी एनबीएफसीज को और जो थोड़ी भी मिड साइज़ एनबीएफसीज हैं, उनको भी अच्छे से रेगुलेट करेगा और एक एडवांटेज मुझे लगता है बैंक्स को मिलेगा नियर टर्म में ओवर एनबीएफसीज इन द रीसेंट रन अप। दूसरा मुझे लगता है कुछ अच्छी एनबीएफसी जो कि कोलैटरल डैमेज हो रहा है। बजाज फाइनेंस गिर गया क्योंकि वो भी आईपीओ फाइनेंसिंग करता था। पूनावाला में क्योंकि गोल्ड लोन सेल्स की अच्छी है और यूज्ड कार सेल्स की अच्छी है। तो कुछ अच्छी एनबीएफसीज छोला मुझे लगता है वहाँ पे शायद एक वैल्यू ज़ोन आता दिखाई दे रहा है। तो नियर टर्म में मुझे लगता है बैंक्स को बाज़ार फ़ेवर करेगा क्योंकि ये जो रेगुलेटरी आर्बिट्राज की थीसिस है ये चैलेंज अमित, इस जितने नाम हम लोगों ने, इसमें एक बैंक ऑफ बड़ौदा भी था, उसमें भी कुछ दिन पहले हुआ था। आप इस प्रॉब्लम को कैसे देख रहे हैं? और जैसे गुरमीत कह रहे हैं कि इसमें कुछ कुछ जगहों पे ज़बरदस्ती बेचारे गिरे जा रहे हैं, इस प्रॉब्लम कहीं और है, लेकिन जो कि सिस्टमिक है तो चलो उनको भी निपटा दे रहे हैं लोग। आप कैसे देख रहे हैं इस प्रॉब्लम को? राइट। सो इसमें ये जो पिछले 6 महीने में सारे रेगुलेटरी ऑर्डर्स आए हैं, ये यूजुअली या तो ऑपरेशनल इश्यूज की वजह से आए हैं, या फिर केवाईसी रिलेटेड इश्यूज हैं, या जो ऑपरेशन हम करते हैं, चाहे वो वैल्यू करना हो लोन का या लोन डिसबर्स करना हो, उसमें इश्यूज आए हैं। ये ऑडिट्स लेकिन उससे भी पहले के चल रहे थे। सिर्फ ऑर्डर्स पिछले 6 महीने में आए हैं। तो हमें ये देखना है कि प्रॉब्लम एक्चुअली मार्केट में या इन कंपनीज में स्पेसिफिकली काफी पहले से चल रही थी। इट्स जस्ट दैट कि पिछले 6 महीने में सारे ऑर्डर्स आए हैं। सो लाइक बैंक ऑफ बड़ौदा में तो इट वाज कंप्लीटली फ्रॉड, वेयर द एम्प्लॉयज वर एक्चुअली क्रिएटिंग फिक्शियस अकाउंट्स। सिमिलरली बजाज फाइनेंस में भी अक्टूबर नवंबर में जो ऑर्डर आया था, उसमें अनसिक्योर्ड लेंडिंग पे ही अटैक किया गया था। जो उनके क्रेडिट कार्ड के 2 लोन्स थे, उस पे काफी ज्यादा इंटरेस्ट वो चार्ज कर रहे थे, जिसको रोका गया था। देन नवंबर में भी हमने देखा कि रिस्क वेट्स को बढ़ाया गया, और वो अनसिक्योर्ड लेंडिंग का ही पार्ट था कि इतनी ज्यादा अनसिक्योर्ड लेंडिंग हो रही थी, और वो कैपिटल फिर इवेंचुअली या तो कंजम्पशन में यूज हो रही थी या कैपिटल मार्केट्स में वापस आ रही थी। तो मुझे लगता है कि ओवरऑल जो सारे एग्जाम्पल्स पिछले 6 महीने में हमारे सामने आए हैं, उससे यही लगता है कि आरबीआई इज वेरी सीरियस अबाउट रिड्यूसिंग द लिक्विडिटी इन द मार्केट ओवरऑल। और वो लिक्विडिटी को, लीवरेज जो एक्स्ट्रा लीवरेज हो रही है स्पेशली अनसिक्योर्ड फॉर्म में, उसको वो कम करना चाहते हैं। और उसको कम करने के लिए जब उन्होंने ऑडिट्स किए हैं, तो और भी इश्यूज सामने निकल के आया है, चाहे केवाईसी रिलेटेड हो चाहे ऑपरेशनल रिलेटेड हो। तो ये अभी तक तो कंपनी स्पेसिफिक इश्यूज हैं, बट हमें ये नहीं पता कि ये कितना बड़ा है और कितने ऑडिट्स चल रहे हैं और कितने और इस तरह के रेगुलेटरी ऑर्डर्स आएंगे। तो इसीलिए वो हम देख रहे हैं कि सिंपथी में बाकी एनबीएफसीज भी गिर रहे हैं। मुझे लगता है कि जो स्ट्रॉन्ग एनबीएफसीज हैं काफी, वो वहां पर ऑपरेशनली वो काफी स्ट्रॉन्ग है और वहां पर शायद इश्यूज ना आए, तो वो एक बाइंग अपॉर्चुनिटी डेफिनेटली रहेगी मार्केट में। बट अभी जब एक ऑर्डर आया है, तो फिर वो मार्केट में सेंटीमेंट थोड़ा खराब हुआ है, उस वजह से काफी स्टॉक्स नीचे आए हैं। बट मुझे लगता है कि इवेंचुअली अच्छे स्टॉक्स में ये एक बाइंग अपॉर्चुनिटी बनेगी। ओके, तो ये एक स्थिति बनती हुई देखने को मिल रही है। और इस समय शायद, जैसे कि हमारे मेहमान भी कह रहे हैं, कि थोड़ा सा बॉटम फिशिंग से बचें, या फिर बहुत ज़्यादा ड्यू डिलिजेंस आप कर लें कि भाई चलो अच्छा इसके चक्कर में ये भी गिर गया, लेकिन इसमें तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। यू नेवर नो। जैसे अमित कह रहे हैं कि अभी कहाँ किसकी किसकी ऑडिट चली हमें पता नहीं, वो तो जब ऑर्डर आता था पता अच्छा था ये इनका भी चल रहा था क्या। ये एक बहुत बड़ा रिस्क है। अनुराग, बहुत क्विक कमेंट आपका इस सिचुएशन पे, क्योंकि आप इंडिया के बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सेक्टर में पैसे भी लगाते हैं और ट्रैक भी करते हैं। हाँ बिल्कुल। सो नीरज जी, एक तो इट्स वेरी हार्ड टू क्रिटिसाइज आरबीआई एंड सेबी, एटलीस्ट इंडिया में बैठ के तो बहुत मुश्किल है। तो मैं कुछ कोशिश कर देता हूँ। देखिए नीरज जी, एक होता है रूल्स ऑफ द गेम, और एक होता है व्हाइल द गेम इज इन प्ले उसको आके रूल्स मॉडिफाई और अडेप्ट करते रहना। जनरली परसेप्शन इज दैट इंस्टीट्यूशंस इन इंडिया लिटिल इंटरवेंशनिस्ट। वो इंटरवेंशन करते हैं अज्यूमिंग इन्वेस्टर इग्नोरेंस, और गार्डरेल्स को स्ट्रांग रखते हैं। आई अंडरस्टैंड दैट, बट ट्रांसपेरेंटली होना चाहिए। और इफ यू आर ब्रिंगिंग अ न्यू रूल, एक मार्केट कंसेंसस होता है, यू टेक व्यूज ऑफ द
इंडस्ट्री एंड अदर एक्सपर्ट्स, एंड देन यू, सो उससे एक प्रेडिक्टेबिलिटी और एक ट्रैक बना रहता है. Now the difficulty is you don't know when some action will come in and the rule will change, and that actually वो interfere करता है market की functioning से. तो मुझे लगता है उससे थोड़ा बचना चाहिए. मुझे RBI के एक्शन से कम कंसर्न है, बिकॉज उनकी रूल बुक है और वो उसी को, आई थिंक अपार्ट फ्रॉम द 1.25 क्रेडिट द लिक्विडिटी रिक्वायरमेंट्स, आई थिंक दैट असाइड बाकी रूल्स को, जो एग्जिस्टिंग रूल्स है वो उन्हीं को इम्प्लीमेंट कर रहे हैं. तो आई अंडरस्टैंड दैट, बट आई थिंक सेबी जो कि मार्केट रेगुलेटर है, आई थिंक देयर वहां पर थोड़ा मुझे ज्यादा कंसर्न दिखता है नीरज जी, बिकॉज द होल पॉइंट ऑफ मार्केट इज कि आप डिमांड सप्लाई को, प्राइस डिस्कवरी को, मार्केट को, इनविजिबल हैंड ऑफ द मार्केट जिसको बोलते हैं ना, आप उसको चलने दीजिए. और अगर उसमें आप कहीं भी इंटरवेंशन करेंगे तो उससे कहीं दूसरी जगह प्रॉब्लम हो जाएगी, फिर आप उसको भी इंटरवीन करेंगे, एंड देन यू विल बी सीन एज समबडी हु इज इंटरवीनिंग अक्रॉस द मार्केट. अभी सेबी केम इन एंड डिफाइंड द मिड कैप एंड स्मॉल कैप एंड लार्ज कैप लिमिट्स. उन्होंने बोला कि इसमें इतना इतना ही जाएगा, उसमें इतना ही फंड में जाएगा. वो एलोकेशंस उन्होंने डिफाइन किए. ये करीब कुछ साल पहले की बात है. अब ये नया प्रॉब्लम खड़ा हो गया कि लोग देख रहे हैं कि लार्ज कैप परफॉर्म नहीं कर रहा है, और ऐसे अब उस समय देखना चाहिए था कि इनमें फ्री फ्लोट कम है, लिक्विडिटी कम है, और शेयर प्राइसेस बहुत जल्दी राइज अप कर जाते हैं. अब हाउ कैन म्यूचुअल फंड्स कम बैक एंड एक्सप्लेन टू देयर इन्वेस्टर्स कि देखिए ये प्राइस डिस्कवरी तो इसको मत मानिए, बिकॉज ये तो आप ही की लिक्विडिटी की वजह से आई है. सो इससे इन्वेस्टर्स भी कंफ्यूज होते हैं. तो द इनविजिबल हैंड ऑफ द मार्केट हमेशा प्ले में रहता है. कुछ भूल होती भी है तो इन्वेस्टर्स का अपना रिस्क है, उनको लर्न करने दीजिए. आई थिंक वहां पर नीरज जी मैं कहूंगा कि वो गलती पहले हो गई. फंड्स इसको मैनेज कर लिया करते थे, बिकॉज डिस्पाइट बीइंग इन अ मिड कैप फंड, वो लार्ज कैप में एलोकेशन ज्यादा रखते थे, और उसका वही रीजन था कि वहां पर लिक्विडिटी है और सेफ्टी है, प्राइस डिस्कवरी हो रही है. अब वो गलती ऑलरेडी हो चुकी है. आई थिंक इससे बचना चाहिए. ये मेरा लिमिटेड टेक है, एंड आई हैव नो क्वाल्म्स इन एडमिटिंग दैट दिस वाज अ बिग मिस्टेक. Really. नहीं, ये बहुत इंटरेस्टिंग है, और इस पे हमारे, मैं तो ये मानता हूँ कि रेगुलेटर्स बहुत सजग हैं इंडिया के, और वो बहुत स्विफ्टली एक्शन लेते हैं. सेबी ने भी इस जेएम फाइनेंशियल वाले मामले में उनके बॉन्ड इश्यूएंस पे रोक लगा दी है, आईपीओ फाइनेंसिंग पे तो रोक ही है, एंड विद इन 60 डेज इनकी जांच पूरी होनी है. ये इंटरिम ऑर्डर ऑलरेडी जेएम फाइनेंशियल्स के लिए आ चुका है. तो दोनों ही रेगुलेटर, वो सिक्योरिटी मार्केट का और बैंकिंग का, दोनों ही बहुत एक्टिव हैं. और मैं तो मानता हूँ कि आरबीआई से भी बहुत ही टाइमली, बहुत स्विफ्ट और बहुत सोच समझ के लेते. फिर उसमें रिवर्सल नहीं होता कि जैसे पेटीएम वाले बहुत लोग सोचे थे कि कुछ फैसला बदल लेंगे क्या, रिव्यू करेंगे. वो बिल्कुल क्लैरिटी के साथ था, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है. तो ये बहुत ध्यान रखना चाहिए. इसलिए हमने कहा इस इशू पे बातचीत होनी चाहिए. एक छोटा सा मैं ब्रेक लूँगा यहाँ पे. ब्रेक से जब हम वापस आएंगे तो मिड और लार्ज, स्मॉल कैप और लार्ज कैप का आर्बिट्राज, साथ ही आईटी स्टॉक्स में क्या करना चाहिए, बातचीत करेंगे. स्वागत है एक बार फिर से. मार्केट का अड्डा यानी स्पेशल वीकेंड शो है, और जिसमें हम लोग बातचीत कर रहे हैं तमाम इश्यूज़ पे. एक इशू और है. अक्सर ये डिबेट आपने सुनी होगी मार्केट गलती की, भाई स्मॉल कैप बहुत बढ़ गए हैं, लार्ज कैप उतने नहीं चले हैं. इसको डेटा सोच समझते हैं. एक्चुअली ये हुआ है ऐसा. पिछले 4 साल का मैं आपके सामने नंबर रखता हूँ. जो 500 स्टॉक्स का हमारा यूनिवर्स है, उसके बीच में हुआ क्या है. उसमें अल्ट्रा लार्ज से लेकर के स्मॉल कैप तक को आप शामिल कर लेते हैं एज़ पर डेफिनेशन एमफी को जो दी गई गाइडलाइंस. तो उसमें आप देखेंगे कि जो ग्राफिक लेके आइए, सो लार्ज कैप स्टॉक्स जो हैं, जो ऊपर से अगर आप 50 लेके चलेंगे, 52 लेके चलेंगे, तो उसमें 50% ऐसा. ये डेटा मार्च 2020 से फरवरी 2024 का है. 52 जो शेयर हैं उसमें से 53% ने मल्टी बैगर के तौर पे काम किया, यानी बड़े वाले स्टॉक्स में पैसा बनाए, खूब बनाए लोगों का. मिड कैप में 53% है, बट स्मॉल कैप में 68%, यानी वहाँ बहुत ज़्यादा तेज़ी आई है मार्केट में पिछले 4 सालों में. यानी प्रिसाइसली कोविड के बाद से जो रैली बनी थी उसमें स्मॉल कैप ने आउट परफॉर्म किया है. ये बिल्कुल डेटा आपके सामने इस बात की गवाही देता है, और इसीलिए बार बार बीच बीच में ये बात चर्चाएँ भी आती हैं कि स्मॉल कैप में बहुत ज़्यादा तेज़ी है. निफ्टी 50 को जब आउट परफॉर्म करने की बात आ रही है, तो स्मॉल कैप ने 40% टाइम्स जो है 40% आउट परफॉर्म किया है, मिड कैप 31% और लार्ज कैप ओनली 17%. तो इसमें कोई शक नहीं है कि छोटे वाले शेयर्स ने बहुत तेज़ी से आउट परफॉर्म किया है और चीज़ों को लाई है. अब इसमें 2 व्यू बनते हैं.
एक कुछ लोगों का कहना है, कई फंड मैनेजर्स कहते हैं कि मिड कैप में तो फ्रॉथ हो सकता है लेकिन स्मॉल कैप में नहीं है, बावजूद इसके कि उसने सबसे ज़्यादा तेजी दिखाई क्योंकि उसकी अर्निंग जो इतनी आई है वो इसके एवेल्यूएशन को जस्टिफाई करती है। हाँ, लार्ज कैप लेगाड़ रहे हैं, उसमें उतनी तेजी नहीं बनी है कंपैरेटिवली। इसको कैसे समझा जाए? क्या ये सही समय है? तमाम घटनाओं को देखते हुए भी हम चर्चा करते हैं, एनबीएफसीज में भी बहुत जगह आईपीओ फाइनेंसिंग हो रही है, लिवरेज फाइनेंसिंग हो रही है, गड़बड़ हो रही है, तो थोड़ा पैसा उधर जाना चाहिए, आर्बिट्राज होना चाहिए। गुरमीत जी, आपसे शुरू करें, आपका क्या व्यू है इस पर? तो नीरज जी, अगर आप इसको डेटा से कोरिलेट करें, अभी आप Q3 का नंबर देखते हैं जो अभी आया है, हमारा अर्निंग ग्रोथ Q3 का BSE 500 का, क्योंकि आपने 500 की बात करी, 25% है, और रेवेन्यू ग्रोथ जो है 7%। मतलब जो प्रॉफिट बढ़ा है वो रॉ मटेरियल के सॉफ्ट होने से, इनपुट कॉस्ट के सॉफ्ट होने से और बेटर रियलाइजेशन से बढ़ा है, वॉल्यूम लेड कंट्रीब्यूशन कम है। तो इसको अगर आप फर्दर ब्रेक करेंगे तो जो टॉप 100 कंपनीज हैं उसने 77% कंट्रीब्यूट किया है अर्निंग्स में, और 70% कंट्रीब्यूट किया है टॉप लाइन में। तो जो 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 आंकड़े हैं वो ये बता रहे हैं कि जो टॉप 100 है उसका ज्यादा कंट्रीब्यूशन है रेवेन्यू में, निफ्टी 500 के और प्रॉफिट में, और स्मॉल मिड कैप का थोड़ा कम है, और वैल्यूएशन रिवर्स है। इसके अलावा आपने 4 साल का डेटा दिया, आप थोड़ा सा इसको लंबा कर दीजिए 10 साल में, और आप निफ्टी 50 का, निफ्टी 200 का, निफ्टी 500 का, निफ्टी मिड कैप का और स्मॉल कैप इंडेक्स का रिटर्न निकालेंगे 10 साल का, तो 2 से 3% का लॉन्ग टर्म में डाइवर्जेंस है। तो और आप पिछले साल अगर देखेंगे तो ये डाइवर्जेंस जो है वो 30-40% है। निफ्टी 20-25% है, मिड कैप 50% है, स्मॉल कैप 60-62% है। तो कहीं न कहीं थोड़ा-सा कैच अप होगा। और हमने एक चीज़ अगर आपने नोट की हो, बाज़ार की जो ब्रेडथ थी पिछले कुछ दिनों में, स्मॉल मिड कैप में थोड़ा करेक्शन आया है, और निफ्टी जो है आपको न्यू हाई दिखा रहा था पिछले 2-3 दिन में, आज का रिवर्स अगर आप छोड़ दीजिए। और नीरज जी, 2017 में एग्ज़ैक्टली यही हुआ। स्मॉल कैप इंडेक्स ने बहुत अच्छा रिटर्न दिया था। 2018 में जैसे अनुराग जी ने बोला, कैटेगराइज़ेशन चेंज हुआ और 20-25% का करेक्शन आया, और निफ्टी का लेवल पे ज़्यादा चेंज है। इस स्पेस में बस रिस्क ये है कि आपको ऑप्टिकली मार्केट में नहीं लगेगा कुछ हुआ है, और नीचे पोर्टफोलियो में काफ़ी पिटाई हो जाती है। तो थोड़ा-सा रीबैलेंसिंग के मैं फ़ेवर में हूँ। थोड़ा-सा मैंने पहले भी बोला है, मैं तो बॉन्ड्स में भी बोलता हूँ थोड़ा-सा रीबैलेंस करना चाहिए। थोड़ा-सा लार्ज कैप में रीबैलेंसिंग करनी चाहिए, और थोड़ा-सा काउंटर सिक्लिकल होना चाहिए। जब जिसने अच्छा नहीं किया है और प्रॉब्लम वहाँ पे आपको लगता है टेम्परेरी है, जैसे बैंक्स हैं, अब थोड़ा रिकवरी शुरू हुई है। आप बैंक का ईपीएस देखेंगे तो डबल हो गया है 2 साल में। लेकिन जो बैंक निफ्टी है वो सिर्फ 20% ही ऊपर है। तो पी कॉन्ट्रैक्शन हुआ है। पूरे इंडेक्स 26-27 के अर्निंग मल्टीपल पे था, अभी 16 के अर्निंग मल्टीपल पे है। अब करेक्ट। कुछ एक सेक्टर्स एक सिक्लिकल लॉ से जा रहे हैं, जैसे केमिकल्स हैं, कुछ एग्रो-केमिकल स्टॉक्स, उसमें कुछ अच्छी कंपनीज भी हैं जो हमने देखा टाटा केमिकल में क्या हुआ पिछले 1 हफ्ते में, 8 या 9 के अर्निंग मल्टीपल पे था। थोड़ा-सा आप काउंटर सिक्लिकल कीजिए, और थोड़ा-सा लार्ज कैप बायस, मैं ये फ़ेवर करता हूँ इस टाइम में। मैं ये भी नहीं कह रहा कि सारे मिड और स्मॉल कैप महँगे हैं, हम्म, कहीं भी अपॉर्च्युनिटी नहीं है। हम्म, बट अगर आप स्मॉल कैप फंड्स भी देखेंगे, 150 स्टॉक्स लेके बैठे हैं जो बेस्ट परफॉर्मिंग स्मॉल कैप फंड्स हैं, वो फंड फ्लो रिस्ट्रिक्ट कर रहे हैं। सभी ने तो अभी बोला है, हम्म, अच्छे मिड कैप, स्मॉल कैप फंड बहुत समय से फंड्स को रिस्ट्रिक्ट किए हैं। करेक्ट। तो अपॉर्च्युनिटी थोड़ी। नहीं, बिल्कुल है, बहुत सारे स्मॉल कैप में तो लमसम ले ही नहीं रहे बिल्कुल, और एसआईपी सिर्फ चल रही है। बहुत सारे फंड से मैंने बात की तो वो लोग नहीं ले रहे हैं, उनको भी लग रहा है कि ले लेंगे तो लगाएंगे कहाँ, ये एक बड़ी समस्या है। अमित जी, आप क्या कह रहे हैं, क्या करना चाहिए? क्या वाकई अब लार्ज कैप में ज़्यादा पैसा डालना सेफ है, ज़्यादा अच्छे रिटर्न मिलेंगे क्योंकि वो चले भी नहीं है तो उनके लिए और ज़्यादा अपॉर्चुनिटी बनती है? तो जनरली मार्केट में हमने देखा है कि जब भी टैक्टिकल करेक्शन होती है तो स्मॉल कैप्स ज्यादा सफर करते हैं एज कंपेयर टू लार्ज कैप्स। अभी एक साल में इंडेक्स, स्मॉल कैप इंडेक्स ही 50% प्लस की रिटर्न दी है। फंड्स जो है 60-70% अप है, और काफी जो डायरेक्ट इक्विटी इन्वेस्टर्स हैं उनकी रिटर्न और भी ज्यादा है। सो आई थिंक इस पॉइंट पे करेक्शन होना मतलब उस पर कोई सरप्राइज नहीं है। अगर आप ईयर टू डेट भी देखें 1 जनवरी से, तो स्मॉल कैप इंडेक्स करीब 4.5% डाउन है, और एक्चुअली मिड कैप इंडेक्स तो 5% अप है। तो मुझे लगता है ये डाइवर्जेंस जो है ये जिस तरह से मूवमेंट पिछले 10 ट्रेडिंग सेशंस में हमने देखा है, देयर इज अ वेरी क्लियर इंडिकेशन कि वो स्मॉल कैप से लार्ज कैप्स में मूव हो रहे हैं। वैल्यूएशन एक पैरामीटर है, लिक्विडिटी भी एक पैरामीटर है, क्योंकि स्मॉल कैप्स में लिक्विडिटी इशू आ जाता है जब सेलिंग प्रेशर ज्यादा हो जाता है, जब रिडेम्पशन प्रेशर ज्यादा हो जाता है।
तो अभी जो रिसेंट में कुछ रिपोर्ट्स आई हैं, अगर ये एक सर्कुलर की फॉर्म ले लेता है फ्रॉम सेबी साइड या एएमएफआई की साइड से, और रिडेम्पशंस शायद कंट्रोल्ड वे में हो, तो मुझे लगता है कि करेक्शन शायद बहुत ज्यादा ना हो, लेकिन डेफिनेटली इनफ्लोस कम हो सकते हैं। आपने अभी थोड़ी देर पहले बात करी कि काफी फंड्स ने किया है। एक्चुअली मैंने डेटा देखा है तो सिर्फ 4 फंड्स ऐसे हैं जिन्होंने लमसम लेने से मना किया है। तो अभी भी एक बहुत मेजर पोर्शन है म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री का जो कि नॉर्मल लमसम और सिप्स ले रहा है। मुझे लगता है कि उस पर थोड़ा रोक लगाने की जरूरत है, क्योंकि फ्री फ्लोट के हिसाब से स्मॉल कैप्स में अपॉर्चुनिटीज इन वैल्यूएशंस पे काफी कम हो गई है। और अगर वैल्यूएशंस करेक्ट होती हैं तभी वो अपॉर्चुनिटीज बनेंगी, और तभी फर्दर पैसा डिप्लॉय करना बेटर रहेगा। तो शॉर्ट टर्म में मुझे लगता है कि डेफिनेटली लार्ज कैप्स की तरफ मूव हो रहा है, मार्केट ऑलरेडी मूव कर गया है। स्मार्ट मनी जो हम कहते हैं, उसमें उन्होंने क्लियरली लेंडिंग फाइनेंशियल्स, रिलायंस, इनमें पैसा डालना स्टार्ट कर दिया है, या एलोकेशन यहाँ पे बढ़ानी स्टार्ट कर दी है। तो आई थिंक शॉर्ट टर्म में थोड़ा कॉशियस रहने की जरूरत है स्मॉल कैप्स में, बट मीडियम और लॉन्ग टर्म में मुझे अभी भी लगता है कि अगर आपको अल्फा जनरेट करना है, आपको वेल्थ जनरेट करनी है, तो स्मॉल कैप मिड कैप में अपॉर्चुनिटीज थोड़े टाइम बाद बहुत अच्छी मिलेगी। समय बहुत बलवान होता है गुरमीत जी, और समय का जो चक्र होता है ना वो कई बार उल्टा चलता है। अभी मुझे समझ में नहीं आ रहा है अनुराग जी क्या करेंगे, एनवीडिया बेच के स्मॉल कैप खरीदेंगे क्या? इनके यहाँ तो वही चल रहे हैं। बताओ अनुराग जी, आप तो फंस गए। हमारे यहाँ तो उल्टा नीरज जी, लॉजिकल चल रहा है, आपके यहाँ उल्टा चलेगा। आप क्या करोगे आप? नहीं 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 नीरज जी, हाँ। ये चल रहा है। जो जो चल रहा है वो आइडियल ट्रैक से उल्टा चल रहा है। हाँ, अच्छा, एक एक आई अंडरस्टैंड म्यूचुअल फंड सही है, और देयर इज नो डाउट अबाउट इट। बट जब रिटेल इन्वेस्टर्स को ये समझाया था कि म्यूचुअल फंड सही है, देखिए ये स्मार्ट मनी जो स्मार्टनेस करता रहेगा वो समय बताएगा, स्मार्ट निकला नहीं निकला वो रहने दीजिए। म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट्स इज नॉट स्मार्ट मनी। और जब म्यूचुअल फंड सही है तो उसके कुछ कार्डिनल रूल्स ऑफ एलोकेशन होते हैं। हम पहले भी बात कर चुके हैं, अबाउट 78% प्रॉफिट पूल जो है वो लार्ज कैप में ही लाई करता है। कार्डिनल रूल नीरज जी ये है कि अगर आप रिटेल इन्वेस्टर के तौर पे अगर 100 रुपए इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो उसका एक तो 80-20 फॉलो करें, 20 हमेशा फिक्स्ड इनकम इंस्ट्रूमेंट्स में रखें और 80 ही इक्विटी इंस्ट्रूमेंट्स में रखें। और इस 80 में से करीब 50 आपका लार्ज कैप में ही रहेगा, जो रिमेनिंग 30 है, सो 100 में से 30 इसमें मिड और स्मॉल कैप का एलोकेशन रहेगा। और अगर आप इंडिविजुअल स्टॉक्स भी करना चाहते हैं तो ये इसी 30 में करिए, तो 15-15 कर दीजिए। सो ब्रॉडली ये कार्डिनल रूल है। अब इसको माइंड में रखते हुए एलोकेशन अगर आप करेंगे तो म्यूचुअल फंड सही है। अदरवाइज आई थिंक ये मार्केट में थोड़ी मिसडायरेक्शन हो गई है। एंड दिस इज एग्जैक्टली द प्रॉब्लम दैट आई वाज सेइंग अर्लियर, कि अब आप कोई फंड्स को रेस्ट्रिक्ट करेंगे तो फिर तो लोग और आएंगे उसके पीछे। अब तो वेटिंग लिस्ट तैयार हो जाएगी। रादर कुछ फंड्स अलाउ करेंगे तो लोग बोलेंगे चलिए उधर कर लेते हैं। इट विल बी सीन एज अ रेसिपी ऑफ मेकिंग मनी कि यार स्मॉल कैप्स ही लगाइए, अब तो रोक परमिट नहीं किया जा रहा है, पैसा ले नहीं रहे लोग, तो पीपल विल फाइंड वेज टू फाइंड द मनी इनटू द स्मॉल कैप्स। दिस इज अ क्लासिक प्रॉब्लम ऑफ मार्केट इंटरवेंशन जो कि नहीं होना चाहिए था। तो आई थिंक नीरज जी, एटलीस्ट इस हमारी चर्चा से अगर इन्वेस्टर्स कुछ, और इसमें स्मार्ट होने की जरूरत नहीं है आपको। इफ समबडी सेज लार्ज कैप तो परफॉर्म नहीं करे 3 साल से, भाई इसीलिए तो रूल आया था कि आप इसको देखिए ही मत, लॉन्ग टर्म में दे विल परफॉर्म द वे दे हैव बीन डूइंग, राइट। अगर आप इतने ही स्मार्ट हैं कि अगर आप देखते हैं जब जो फंड परफॉर्म करेगा मैं वहां चला जाऊंगा, फिर आपको इस चर्चा की जरूरत भी नहीं है, फिर आपको किसी एडवाइजर की भी जरूरत नहीं है, फिर आप वो कर सकते हैं। लेकिन जनरली फॉर एनीबडी हु वांट्स टू इन्वेस्ट इन म्यूचुअल फंड्स, ये कार्डिनल रूल्स कभी ब्रेक नहीं करने चाहिए। जी, देखिए, मैं तीनों हमारे जो गेस्ट हैं इनसे 100% सहमत हूँ, और कोई भी इससे डिसएग्री नहीं कर सकता कि यही सही तरीका होता है। लेकिन क्या होता है ना सर, जब फोमो होता है ना, जब एक एक दिन में 10-10%, 20-20% एनवीडिया चलता है ना, तब फिर ये सब ज्ञान ना साइड में हो जाता है। ये प्रैक्टिकल बता रहा हूँ मैं इसलिए क्योंकि इन्वेस्टर के मन में रहता है यार अनुराग जी ने बताया था मत लगाओ, ये पता लगा ट्रिलियन गुना हो गया 2 महीने में, और उनका ज्ञान लेके मैं क्या करूँ। पॉइंट यहाँ पे मैं कहना चाहता हूँ, जो हमारे दोस्तों ने समझाया है आपको, यही अंतिम सत्य है। अगर आप उस फ्रेंजी में फंसेंगे तो आप बहुत बुरे फंसेंगे। इसलिए पीस ऑफ माइंड रखिए,
तीनों एनालिस्ट हमारे कह रहे हैं कि आपको अपना कैसे डिस्ट्रीब्यूशन करना है पैसे का, किस किस जगह लगाना है, पीस ऑफ माइंड हो सकता है कोई 5 गुना हो जाए, हो जाने दो यार, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। गुरमीत जी आपके पास आ रहा हूँ, आप रिएक्ट करिए, आप कुछ कहना चाहते हैं। साथ ही उसमें अगला जो हमारा टॉपिक था, बहुत छोटे छोटे जवाब चाहिए मुझे तीनों से, क्या इंडियन आईटी स्टॉक्स में इस समय क्या बेच के पैसा साफ कर लेना चाहिए, अपना रख लेना चाहिए? नीरज जी मैं आता हूँ आईटी पे, बस एक पॉइंट मुझे बताना था फ्लोज को लेके, क्योंकि अमित ने भी बोला 3 लाख करोड़ हो गया स्मॉल कैप फंड हाँ स्टार्टिंग। तो ये जब, और उसमें एसआईपी बुक 50% एसआईपी बुक जो 18-19 हजार करोड़ की बुक है, और महीने का आज 7-8 हजार करोड़ स्मॉल कैप फंड में जा रहा है। तो कहीं ना कहीं रेगुलेटर सही है, क्योंकि इतना लिक्विडिटी आप पंप करेंगे उस स्पेस में, तो स्ट्रेस टेस्ट करना भी जरूरी है और थोड़ा सा मॉडरेशन भी जरूरी है। आईटी पे वापस आते हुए नीरज जी, मैं मानता हूँ कि वैल्यूएशन थोड़े स्ट्रेस्ड हैं। एक समय था जब काफी बार्गेन था 6 महीना पहले, जैसे मैंने पहले भी बोला। अभी आपको थोड़ा सिलेक्टिव होने की जरूरत है, और आपको थोड़ा रेवेन्यू मिक्स देखना पड़ेगा। जैसे अगर आप लार्ज कैप में एचसीएल देखें, तो उनके 3 बिजनेस हैं, आईटी सर्विसेज है, इंजीनियरिंग रिसर्च एंड डिजाइन है, और प्रोडक्ट और प्लेटफॉर्म है। और आईटी सर्विसेज में और ईआरडी में भी उनकी नॉन डिस्क्रिशनरी स्पेंडिंग बहुत है। तो अगर आप मैनेजमेंट का कमेंट्री सुनेंगे, तो उन्होंने बात करी कि उनको नियर टर्म में सैप मॉडर्नाइजेशन, क्लाउड इंजीनियरिंग के भी ऑर्डर्स आ रहे हैं, और लॉन्ग टर्म में जनरेटिव एआई के भी ऑर्डर्स आ रहे हैं। 30 डील विन करी है उन्होंने जेन एआई। तो आपको थोड़ा-सा लेवल 2 जाना पड़ेगा। अगर आप टेक्निकल नहीं है, तो आप मेरे हिसाब से स्पेस को अवॉइड करिए। बट यहाँ पे अब आपको थोड़ा लेवल 2 जाके चेक करना पड़ेगा, किसका सेल्स मिक्स और रेवेन्यू मिक्स और क्लाइंट मिक्स कैसा है। कुछ एक कंपनीज लॉन्ग टर्म में और भी अच्छा करेंगी, जैसे केपीआईटी है या टाटा टेक्नोलॉजी है, जो बेसिकली डिजिटल इंजीनियरिंग कंपनीज हैं। केपीआईटी केस पे है। इनफैक्ट केपीआईटी का एक प्रोडक्ट है एल्डो 4, जिसे हम कहते हैं, वो मैनुअल ड्राइविंग से भी 6-7 टाइम्स कहते हैं सेफ है, जो ऑटोनोमस ड्राइविंग का उनका एक प्रोडक्ट है। तो कुछ एक जगह पॉकेट्स में मुझे लगता है लॉन्ग टर्म ट्रेंड्स अच्छे हैं, कंपनी बहुत अच्छा इनोवेशन कर रही है, वहां पे आप बने रह सकते हैं। और कुछ एक जगह मुझे लगता है वैल्यूएशन स्ट्रेच हो गई है। आप 60, 70, 80 का अगर अर्निंग मल्टीपल देखें वो मिड कैप वो आईटी वो में। तो बिल्कुल जस्टिफाइड नहीं है, बिल्कुल जस्टिफाइड नहीं है। अमित, बहुत छोटे में हमें जवाब चाहिए, समय एकदम खत्म हो रहा हमारा। क्या आपको भी लगता है कि आईटी, इंडियन आईटी में भले ही लोग कहें कि अभी चला नहीं, ये नहीं, वो नहीं, बट एक्चुअली आप उसका डेटा देखेंगे तो स्टॉक ठीक ठाक चल चुके हैं। मिड कैप तो रुके ही नहीं थे कभी, लार्ज कैप में भी आप टीसीएस देखिए 52 वीक हाई पे खड़ा हुआ। आपको लगता है थोड़ा प्रॉफिट बुक करने का समय, या अलग हटना चाहिए थोड़ा? नहीं, आई थिंक लार्ज कैप आईटी में और इवन मिड कैप आईटीज में वैल्यूएशन थोड़ी स्ट्रेच्ड ही है। आईटी सर्विसेज में थोड़ा स्ट्रगल भी है। आई नो कि स्टॉक्स थोड़े बढ़ गए हैं, बट वो थोड़ा डिफेंसिव ट्रेड ज्यादा है रादर देन बैक्ड बाय फंडामेंटल्स एग्जैक्टली, बिकॉज अभी वहां पर एआई अडेप्टेबिलिटी में और थोड़ा टाइम लगेगा। अभी भी आईटी सर्विसेज कंपनी में काफी जॉब लॉसेस हो रहे हैं, तो इवन दे आर नॉट श्योर कि कितना एआई ऑर्डर आएगा और कितना हम उसको एक्चुअली एग्जीक्यूट कर पाएंगे। मुझे लगता है कि जो हाई एंड इंजीनियरिंग बेस्ड सेगमेंट्स हैं, हाई एंड सर्विसेज हैं, ईआर&डी सेगमेंट्स हैं, प्रोडक्ट आईटी है, वहां पर ज्यादा स्कोप है, और वहां पर एआई प्रोजेक्ट ज्यादा फास्ट इम्प्लीमेंट होंगे और ज्यादा मार्जिन्स के साथ इम्प्लीमेंट होंगे। तो मुझे लगता है कि एक बैलेंस बना के रखना चाहिए लार्ज कैप और मिड कैप आईटी में। As per our strategy, we prefer always mid and small cap IT, and that's where we are also invested. But अगर कोई थोड़ा डिफेंसिव इन्वेस्टर्स है, तो उसको लार्ज कैप आईटी में ज्यादा फोकस करना चाहिए, क्योंकि वहां पे ड्रॉ डाउन्स कंपैरेटिवली कम होंगे, डिविडेंड यील्ड ज्यादा बेटर है। बट ओवरऑल अगर आईटी की एलोकेशन है, तो थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग मुझे लगता है कि कर लेनी चाहिए। थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग करनी चाहिए, सिर्फ इंडिया में नहीं, यूएस में भी। अनुराग शुरू में कह चुके हैं कि एनवीडिया बहुत ज़्यादा भाग चुका है, या दूसरे स्टॉक भी भाग चुके हैं, इसलिए एक सेम एडवाइस ये होगी कि आप लीजिए। सीएलएसए की रिपोर्ट आप स्क्रीन पे देख ही रहे थे। तो कुल मिला के ये हुआ कि थोड़ी सावधानी इस समय बहुत ज़रूरी है, और रेगुलेटरी एक्शंस भी दनादन हो ही रहे हैं, तो आपको थोड़ा ज़्यादा सतर्क रहने की ज़रूरत है। सारे मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। लॉन्ग वीकेंड है, एंजॉय करिए, मूवी देखिए, हेल्थ का ध्यान रखिए और खुश रहिए। बहुत बहुत शुक्रिया।